नमस्कार, सुबह के 9 बजने वाले हैं। वक्त है 9 की 9 खबर का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर बक्सर से आ रही है, जहां हथियार तस्करी का खुलासा हुआ है। हथियार के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 38 जिंदा कारतूस बरामद हुई है। 2 मैगजीन, 12 मोबाइल फोन की जब्ती। औद्योगिक थाना पुलिस की कार्रवाई में यह बड़ी सफलता, जिसमें हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हथियार तस्कर के पास से देखिए ये तमाम चीजों की बरामदगी। और संवाददाता पुष्पराज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर बक्सर से जुड़ गए हैं। पुष्पराज, इन दोनों ही लोगों को जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, क्या महत्वपूर्ण जानकारी अब तक पुलिस के हाथ लग पाई है? निश्चित तौर पर जब इस पूरे मामले की गुप्त सूचना बक्सर एसपी नीरज कुमार को मिली तो उन्होंने एक स्पेशल टीम का गठन किया, जिसमें डीएसपी स्तर के 2 पदाधिकारी और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को लगाया गया। और जब ये पूरी पुलिस टीम इनके घर पर गई तो ये लोग बड़ा हथियार जो है वो बरामद हुआ है, जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। और आपको बता दें कि इस बरामदगी के बाद से जो औद्योगिक थाने की पुलिस है, उनके बताए हुए ठिकानों पर भी लगातार छापेमारी कर रही है। बक्सर एसपी ने बताया कि कुछ घंटे के बाद और बड़ी सफलता हाथ लगेगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पुष्पराज इस तमाम जानकारी के लिए। वहीं बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां बड़गाम में आतंकी हमला हुआ है। गैर स्थानीय लोगों पर आतंकियों का हमला। इस वक्त ये बड़ी खबर, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य घायल बताया जा रहा है। ईंट भट्ठे के मजदूरों पर आतंकियों ने हमला किया, जिसमें बिहार के दिलखुश की मौत हो गई है। दिलखुश कुमार बिहार के वैशाली के जंदाहा के अरनिया गांव का रहने वाला था। एक शख्स की मौत इस आतंकी हमले में, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। ईंट भट्टे के मजदूरों पर आतंकियों की तरफ से ताबड़तोड़ हमले किए गए। गैर स्थानीय मजदूरों पर आतंकियों की तरफ से एक के बाद एक लगातार घटनाएं सामने आती हुई, जो चिंता का विषय भी। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने पिछले अगर 22 दिनों की बात करें तो इन पिछले 22 दिनों में 8 टारगेट किलिंग को अंजाम देकर घाटी में दहशत का माहौल पैदा कर दिया है। कश्मीरी पंडितों और गैर स्थानीय लोगों पर कश्मीर में हो रहे हमले को लेकर आज कोई बड़ा फैसला हो सकता है। जी हां, टारगेट किलिंग से बिगड़ रहे हालात को संभालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने अब खुद मोर्चा संभाल लिया है। आतंकी हमलों और घाटी की सुरक्षा को लेकर अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है। दिल्ली में आज होने वाली ये महत्वपूर्ण और बड़ी बैठक जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी इसमें होगी। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्र शासित प्रदेश के अधिकारी के शामिल होने की बात सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर के हालात को लेकर पिछले 15 दिनों के अंदर ये दूसरी बैठक की जा रही है। आप इससे समझ सकते हैं कि इस विषय को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। बैठक में घाटी में हो रहे आम लोगों की हत्या से लेकर जून के आखिरी में शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा की जाएगी, उस पर भी मंथन होगा। पिछली बैठक के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद रोधी अभियानों पर विशेष तौर पर जोर दिया था। तो घाटी में आतंकी आम लोगों को निशाना लगातार बना रहे हैं। इस चीज को समझने की भी जरूरत है कि आतंकियों की तरफ से आम लोगों को निशाना लगातार बनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में 1 महीने में 6 टारगेट किलिंग का मामला अब तक सामने आया है। ऑपरेशन ऑल आउट से आतंकी जो है वो बौखला गए, हताश और निराश हैं। ये बौखलाहट का परिचय है। आतंकी हिंदुओं में खौफ कायम करना चाहते हैं। आतंकियों ने नए तरह का हथकंडा अब अपना लिया है। आतंकवाद के नए चैप्टर का नाम है टारगेट किलिंग। और अब बात जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की। जी हां, जेडीयू विधायक गोपाल मंडल पर एक बार फिर से जमीन को कब्जा करने का आरोप लगा है। धनंजय यादव की तरफ से यह आरोप लगाया गया, जिनका कहना है कि बरारी थाने में आवेदन देकर विधायक और उनके लोगों पर बरारी मौजा की जमीन पर कब्जा करने का मामला वो लेकर थाने पहुंचे। धनंजय मंडल का यह भी कहना कि उनकी जमीन पर विधायक और उनके लोगों की तरफ से हथियार से लैस होकर पहुंचा जाता है और फिर जमीन की नापी जबरन करवाने की कोशिश की जा रही थी, जिसका विरोध धनंजय यादव ने किया। विधायक और उनके लोगों ने इस दौरान गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें धनंजय यादव जख्मी हो गए। पीड़ित का यह भी कहना है कि गोपाल मंडल के आदेश पर उनके बॉडीगार्ड ने पिस्टल तक तान ली थी और जमीन लेकर रहेंगे ये धमकी दी गई। अरे जमीन पर
हमारे गोपाल जी द्वारा, गोपाल मंडल विधायक नगछिया गोपालपुर के द्वारा हमारी ज़मीन को नापी कराया जा रहा था। हमारे आदमी ने वहाँ से फ़ोन किया कि आपकी ज़मीन को नापाया जा रहा है। तो मैं वहाँ जब ज़मीन पर आया तो गोपाल बाबू ने मेरे साथ अभद्र व्यवहार और मारपीट किया और बताया कि ये ज़मीन हमारी है, अगर आपके पास कागज़ दिखलाइए। मैंने उनको कागज़ दिखलाया, अपना सभी दिखलाया, तो वो बोला कि नहीं ये ज़मीन हमारी है, मैं भू माफिया हूँ। उसमें दोनों तरफ की जो पार्टी है उन्होंने अपने आवेदन दिए हैं और ये बताया जा रहा है कि लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसका मूल आधार ज़मीनी विवाद है। तो उसमें जो केस रजिस्टर होंगे उसके बाद में हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। उसमें जांच अभी होनी बाकी है। जैसे जांच होगी तो उसके बाद में हम सीओ के साथ में मिलकर मतलब एक तरह से सिविल साइड से भी भू विभाग होगा वो भी और थाना भी उसमें ये देखेगा कि क्या आपराधिक हो रहा है, उसमें एंगल रहा है और उसमें ज़मीन का मामला किसके फेवर में जाता है, उसके हिसाब से भी लड़ाई किसने शुरू की, वो सब हम संकलन करेंगे। उसमें साक्षी संकलन। तो ये कोई पहला मामला नहीं है जब विधायक के ऊपर इस तरह का मामला सामने आया हो। एक बार फिर से इस मामले को लेकर किस तरह की कार्रवाई होती है, जांच में क्या निकलकर सामने आता है, ये महत्वपूर्ण है। गिरिडीह के बगोदर में नेशनल हाईवे पर लगाए गए जाम को हटाने को लेकर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और इस दौरान दोनों तरफ से जमकर पथराव किया गया है। हवाई फायरिंग किए जाने की भी खबरें सामने आ रही है। हालांकि घटना में हवाई फायरिंग को लेकर के इसकी पुष्टि नहीं हो रही है। 2 पुलिस अधिकारी समेत कई ग्रामीण इस दौरान इस पथराव में और लाठीचार्ज में घायल हुए हैं। जिला परिषद की सीट के लिए रिकाउंटिंग की मांग को लेकर देखिए लोगों का गुस्सा कैसे पथराव में तब्दील हो जाता है, मारपीट में तब्दील हो जाता है। इन लोगों ने ही एनएच को जाम कर दिया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई, लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी। जिस दौरान यहां पर पुलिस टीम पहुंचती है, जाम को हटाने की कोशिश की जाती है, समझाया जाता है, लेकिन जब बात मानने को तैयार नहीं तब यहां पर पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज किया गया। रात लगभग 10 बजे तक दिल्ली कोलकाता को जोड़ने वाली नेशनल हाईवे पर लगे इस जाम को हटाने के लिए जिला प्रशासन जो है वो यहाँ पर दलबल के साथ पहुंच जाती है और इस दौरान देखिए क्या हालात बने। लाठीचार्ज किया जा रहा है, दूसरी तरफ से पथराव हो रहा है, कई लोग जख्मी भी हुए। हवाई फायरिंग की बात जरूर कही जा रही है, हालांकि हवाई फायरिंग की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। खबर मुंगेर से, जहां पर कैंसर पीड़ित महिला की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर बवाल किया और तोड़फोड़ की है। घटना सदर अस्पताल की है। मृतक मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर निवासी थी, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था, लेकिन इलाज के दौरान ही महिला की मौत हो गई। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। इस मौत के बाद पहली तस्वीर देखिए, अस्पताल में महिला की मौत के बाद आक्रोशित लोगों ने नाराजगी कैसे जाहिर की। वहीं दूसरी तरफ परिजनों ने डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया है और हंगामा की सूचना मिलने के बाद पुलिस यहां पर पहुंची और परिजनों को शांत कराया गया। तो अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। परिजनों का ये कहना है कि लापरवाही बरती गई है इलाज में और इसी वजह से महिला की जान चली गई। पेशेंट है जो ऑलरेडी कैंसर का पेशेंट था, काफ़ी सीरियस पहले से थे और अभी जो है सो डिटोरिएट होके आईजीएमएस वगैरह से आए हुए थे हॉस्पिटल में, उसका कुछ इलाज चल रहा था। अभी इमरजेंसी में हमेशा की तरह भीड़ तो होता ही है, अलग अलग जगह सीरियस पेशेंट होता है, इंजरी होता है, बहुत सारा चीज़ है। हालांकि जबकि एडिशनल डॉक्टर साहब को बुला के हम उस पेशेंट को दिखाने के लिए अरेंजमेंट किए, लेकिन पेशेंट ठीक था। डॉक्टर साहब के प्रयास के बाद भी उसको बचाया नहीं जा सका। समस्तीपुर सदर अस्पताल में मानवता एक बार फिर से शर्मसार हुई है। जी हां, कागजी कार्रवाई पूरा नहीं होने की वजह से बच्चे के शव को 12 घंटे से अस्पताल में रखा गया। 12 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया जब अस्पताल में ही बच्चे का शव पड़ा रहता है, लेकिन अस्पताल प्रशासन शव को बच्चे के परिजनों को नहीं सौंप रहा है। शव के लिए परिजन परेशान आपको नजर आ रहे होंगे, लेकिन अस्पताल प्रशासन पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। बिना पुलिस की कार्रवाई के शव को परिजनों को देने से यह प्रशासन इनकार कर रहा है, जबकि अस्पताल से सरायगंज थाने की दूरी जो है वो मात्र 15 किलोमीटर की है। मृतक के परेशान परिजनों से बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश कुमार ने। समस्तीपुर में एक बार फिर मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर सामने आई है। कल एक सड़क दुर्घटना हुई समस्तीपुर के सरायरंजन थाना इलाके में और एक बच्चे की मौत हो गई। मयारी गांव का रहने वाला ये बच्चा है जिसका 100 इमरजेंसी वार्ड में पड़ा हुआ है। यहाँ पर उनके परिवार के लोग भी हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले क्या घटना हुई थी। क्या घटना हुई थी? घटना हुई थी कि ऑटो से उतरे थे
बस पिकअप वाला आया, धक्का मार दिया। धक्का मार दिया। जी। तो यहाँ पर बच्चे की अस्पताल में मौत हुई। तो उसके बाद अस्पताल में आए तो उसके बाद अब मौत हुआ है। मौत हुआ तो इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई थी। जी। तो कितना देर हो गया, कब से है आप लोग? हम लोग कल 3-4 बजे से हैं। 4 बजे से हैं। जी। और अभी तक पुलिस नहीं आई? अभी नहीं आए हैं। तो उस समय से आप लोग यहाँ पर बचे हाँ, हुए? हाँ, यहीं पे हैं हम लोग यहीं पे हैं उस समय से। कहाँ के रहने वाले हैं? परोरिया। मयारी? परोरिया है। खजरी। खजूरी? कारगिल चौक पर एक्सीडेंट हुआ था। वहाँ एक्सीडेंट? जी। तो ये लोग कल शाम से ही यहाँ पर हैं, 12 घंटे से अधिक का वक्त हो गया है। यहाँ पे अस्पताल के कर्मी हैं, क्या यहाँ पे परेशानी आ रही है, क्यों नहीं? परेशानी है कि जो जब तक का जो है पुलिस प्रशासन अपना वो पेपर टंच नहीं करके देते हैं तब तक का जो है कैसे हो पोस्टमार्टम होगा। तो कोई पुलिसकर्मी आए? जी अभी कोई नहीं आया। तो किस थाना का है ये मामला? ये सरारंजन थाना के। सरारंजन का? तो सरारंजन थाना का ये मामला है, लेकिन 12 घंटे से अधिक वक्त बीत गए हैं और सरारंजन पुलिस 15 किलोमीटर की दूरी तय करके समस्तीपुर सदर अस्पताल नहीं पहुंच पाई है। ये अपने आप में बहुत ही बड़ी लापरवाही है। अब देखने वाली बात होगी कि कब पुलिस आती है और बच्चे के शव का पोस्टमार्टम करवाती है। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो परिजन अपने बच्चे को खो चुके हैं, इसके बावजूद इंतजार उनका खत्म नहीं हो रहा क्योंकि बच्चे के शव को सौंपा नहीं जा रहा है। सवाल यही कि 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में यहां के पुलिस को कितना वक्त लग जाता है। रुक करेंगे दूसरी खबर का। मुंगेर के जमालपुर पीएचसी की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आरोप है कि जच्चा और बच्चे को एसिड लगाया गया जिससे बच्ची का शरीर झुलस गया। पीएचसी प्रभारी ने एसिड लगाने से हालांकि इनकार किया है। इस नवजात को देखिए, अभी अभी इसने दुनिया में कदम रखा है और अभी ही इसके साथ हादसा हो गया। देखिए इसके शरीर को जगह जगह जलने के निशान हैं। ये नवजात बच्ची यूं ही नहीं जली, इसका शरीर एसिड से जला है। तस्वीरें मुंगेर के जमालपुर पीएचसी की है। बच्ची की मां का कहना है कि प्रसव के बाद एएनएम ने एक बोतल में रखे लिक्विड से बच्चे और उसके शरीर को साफ किया, जिसके बाद तेज जलन हुई और बच्ची रोने लगी, साथ ही शरीर पर छाले पड़ने लगे। इसके बारे में बताने पर दोनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल रेफर कर दिया। पीएचसी जमालपुर पीएचसी में वहाँ पे जन्म के दौरान है ना, तेल से जो साफ किया जाता है उस जगह पे वो एसिड से साफ कर दी। जब एसिड से साफ कर दी तो हम उनको बोले कि बहुत जलन हो रहा है, आप लोग क्या लगा दिए? तो वो हमको छोड़ के फिर बच्चे पे ध्यान दी और बच्चा को मतलब पोंछ पाछ करके उसको आगे कर दे। हालांकि सिविल सर्जन ने एसिड लगाए जाने से इनकार करते हुए कहा कि बच्ची को तेल लगाया गया है, जिसकी वजह से रिएक्शन हुआ है। मामला तो है एसिड नहीं, लेकिन जहां बच्चा को तेल लगा वहां रिएक्शन हो गया, उस पे थोड़ा घाव हो गया। अब सवाल है कि अस्पताल में एसिड क्यों रखा गया था? स्वास्थ्य कर्मी को एसिड का फर्क क्यों नहीं मालूम पड़ा? परिजन झूठ बोल रहे हैं या प्रबंधन लीपापोती कर रहा है? न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मॉनसून दस्तक दे सकता है। जी मौसम विभाग की माने तो इस वक्त बंगाल की खाड़ी में नमी और अरेबियन सागर में गर्म हवाओं की वजह से पूरे राज्य में उमस भरी गर्मी का एहसास हो रहा है। पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते झारखंड में मौसम प्रवेश करने का अनुमान है। झारखंड में मॉनसून को लेकर क्या है अपडेट, बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में 10 से 12 जून के बीच मानसून दस्तक दे सकती है। बंगाल की खाड़ी में नमी और अरबियन सागर में गर्म हवाओं की वजह से ये अनुमान लगाया जा रहा है। अगर आप पूरे झारखंड की बात करें तो मौजूदा स्थिति के बाद लोग उमस भरी गर्मी का एहसास कर रहे हैं। वहीं मौसम विभाग का यह भी मानना है कि 5 से 6 जून के बीच सिक्किम और दार्जिलिंग के पास तक, अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो इस क्षेत्र में मानसून प्रवेश कर जाएगा। अगर इसके आगे बढ़ें तो पश्चिम बंगाल और बिहार के रास्ते झारखंड में मानसून प्रवेश करने का अनुमान है। और जो मैं कह रहा हूं और जो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है, ये समय 10 से 12 जून के बीच का हो सकता है।
तो एक अच्छी बात है। जो लोग इस वक्त उमस भरी गर्मी से परेशान हैं, उन्हें अब थोड़ी देर के बाद, मतलब 7 दिन के बाद अगर हम कहें तो राहत मिल सकती है। और ये भी देखना होगा कि इस बार झारखंड में मानसून कैसा रहता है, क्योंकि जितनी बारिश होगी उसी हिसाब से कृषि भी निर्भर करेगा। और जो कृषि के हिसाब से अगर हम बात करें तो बाजार भी उसी पर निर्भर करेगा। मतलब साफ है कि मानसून अच्छी रही तो सब कुछ अच्छा रहेगा। किसानों के चेहरे पर खुशी तो रहेगी ही, बाजार में भी रौनक रहेगी। कैमरा पर्सन अमित के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। सीवान में स्वयं सहायता समूह के नाम पर ठगी का मामला सामने आया। इंश्योरेंस कराने के नाम पर हुई ठगी के विरोध में महाराजगंज के जगदीशपुर में महिला थाने में मामला दर्ज कराया गया। पासबुक दिखाती इन महिलाओं को देखिए। लोन के लालच में इनकी अपनी जमा पूंजी भी लुट चुकी है। लेकिन सवाल है कि अब पछताए होत क्या जब जालसाज हो गए फरार। जो खाता खुलल 500 रुपया जमा करके इंश्योरेंस के नाम पर जो 1800 200 2000 रुपया ले लोग, वो टोटल रुपया लेके फरार बा लोग। अच्छा, एक बदला में कल लोन देवे कहले रहे लोग, फरार हो गइल बा। तस्वीरें सीवान की है। महाराजगंज थाना क्षेत्र के जगदीशपुर गांव में कुछ दिनों पहले प्रोजेन सहायता निधि लिमिटेड समूह के नाम से एक बैंकिंग संस्था खुली। संस्था के लोगों ने घूम घूम कर महिलाओं को लोन का लालच दिया। ऑफर काम भी कर गया। काफी संख्या में महिलाएं तैयार हो गईं। संस्था वालों ने 20-25 महिलाओं का ग्रुप बनाया। प्रोफेशनल तरीके से संस्था वालों ने पहले 500 रुपए लेकर पासबुक खोला और फिर इंश्योरेंस और लोन के नाम पर किसी से 1800 तो किसी से 2500 रुपए लिए और फिर अचानक गायब हो गए। अब महिलाओं ने थाने में प्रोजेन सहायता निधि लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस से मदद की गुहार लगा रही हैं। जे सबके पैसा खाता पर ट्रांसफर हो जाये तो हम कहने की सर तब मैसेज अबे ना कल तो पैसा खाता कैसे खुल गए, हमने के खाता भी ना दिला तो कहलन सब कुछ आपको काल मिल जाएगा, हम ले आकर समझौता देंगे। हम तो ठीक बा, ऐसा बहुत आदमी खाली और भरे 400 रुपया लेके भाग रहे, भागे वाला पार्टी उठी ना हो। और संघ प्रमुख मोहन भागवत ने ज्ञानवापी पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि ज्ञानवापी मुद्दे को हिंदू और मुस्लिम से जोड़ना गलत है। हर मस्जिद में शिवलिंग तलाशने की जरूरत नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि आरएसएस मंदिरों को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं करेगा। आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। खबर गुजरात से, जहां वडोदरा में केमिकल फैक्ट्री में जोरदार धमाका हो गया है। धमाके के बाद वहां पर भीषण आग लग गई और हादसे में अभी तक 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। आग की ऊंची ऊंची उठती लपटें आपको बताएंगे कि क्या जोरदार विस्फोट रहा होगा। 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि
नंदेसरी GIDC में नाइट्राइट कंपनी में जोरदार धमाका होता है। किन कारणों से हालांकि यह हादसा हुआ ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन स्थानीय लोगों के मुताबिक धमाके की आवाज जो है वो 10 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। हादसे के वीडियो सामने आ चुके हैं जिसमें धुएं का एक बड़ा गुबार आसमान में देखने को मिल रहा है और बीच बीच में आग की लपटें भी आपको उड़ती हुई नजर आ रही होंगी। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।